हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। चलो आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारा बच्चों का फोन था कि सर पार्ट बी से स्टार्ट कीजिए, और पार्ट बी में कहां से, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से नहीं, फाइनेंशियल मार्केट से स्टार्ट कीजिए और मार्केटिंग पढ़ा दीजिए देन आफ्टर आप। तो चलो आप लोग के कॉल के अकॉर्डिंग ही काम किया जाएगा। तो चलो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग अपना फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर। बहुत आसान तरीके से समझेंगे, शॉर्ट वीडियो होगा, कोशिश करेंगे एक वीडियो में इसको कवर अप कर लेने का, लेकिन नहीं हो पाएगा तो 2 वीडियो उसके लिए फिर लेकर के आएंगे, ठीक है। तो चलो फाइनेंशियल मार्केट, सबसे पहले तुमको समझना है कि उस शब्द का मतलब, हर चैप्टर का नाम ही उसका काम बताता है। फाइनेंशियल पैसा, मार्केट बाजार, वैसा बाजार जहां पे पैसा मिलता है बिजनेसमैन को। सिंपल सा बात समझ रहा है, यानी कि पैसों का बाजार, फाइनेंस का मार्केट को बोला गया फाइनेंशियल मार्केट। देखो यहां पे बहुत आसान तरीके से समझेंगे कि कोई भी बिजनेसमैन को जो पैसा चाहिए होता है, इनिशियल कैपिटल जिसको बोलते हैं, वो 2 टाइप का चाहिए होता है। चाहे उसको लैंड परचेस करने के लिए चाहिए होगा, चाहे उसको मशीनरी परचेस करने के लिए चाहिए होगा, चाहे वो रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंप्लॉय को सैलरी, वेजेस, ये सब देने के लिए चाहिए होगा। तो जितने भी टाइप्स ऑफ तुमको पेमेंट के लिए पैसा चाहिए होता है, फाइनेंस चाहिए का जरूरत होता है, उसको हम लोग 2 कैटेगरी में बांटते हैं। सबसे पहला हम लोग का देखो, कैपिटल जो होता है वो 2 टाइप का कैपिटल एक बिजनेसमैन को चाहिए होता है, जिसको पहला का नाम है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा का नाम है वर्किंग कैपिटल, ठीक है। फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, देखो दोनों का मतलब क्या है। फिक्स कैपिटल मतलब जो फिक्स है ना, फिक्स नेचर का है, जैसे तुम्हारा लैंड, जैसे तुम्हारा बिल्डिंग है ना, तुम इसको तुरंत तुरंत बेच तो नहीं दोगे बेटा। जैसे तुम्हारा मशीनरी, बेच तो नहीं दोगे तुम्हारा तुम तुरंत से। जैसे तुम्हारा और बताओ फर्नीचर, है ना। तो ये सब क्या हो गया, ये सब तुम्हारा फिक्स नेचर का है, जिसको हम लोग कौन सा कैपिटल बोलते हैं, फिक्स कैपिटल, जो फिक्स नेचर का है ना, जो बार बार लिक्विडिटी में कन्वर्ट नहीं हो सकता। जमीन थोड़ी बेच करके पैसा तुम लेकर के आओगे। जमीन तुमने खरीदा है उस पर फैक्ट्री बनाने के लिए, मशीन तुमने खरीदा है वापस से उसमें प्रोडक्शन करने के लिए, थोड़ी मशीन बेच के तुम पैसा लेकर के आओगे। बात समझ रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा फिक्स कैपिटल। दूसरा जो तुमको अमाउंट चाहिए होता है, दैट इज फॉर वर्किंग कैपिटल। मतलब सर काम करने के लिए जो कैपिटल चाहिए होता है उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। जैसे तुमको स्टॉक परचेस करना हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं रॉ मटेरियल परचेस करना, है ना, रॉ मटेरियल परचेस करना। उसके बाद तुम्हारा और बताओ रेंट वगैरह देना है तुमको, है ना। उसके बाद सैलरी देना है तुमको, एम्प्लॉय को वेजेस देना है तुमको, है ना। बैंक को इंटरेस्ट देना है बेटा जी, टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को। तो ये सब चीज जो होता है वो वर्किंग कैपिटल होता है, यानी कि काम करने के लिए जो तुमको पैसा चाहिए, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। और फिक्स नेचर, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत सारा चीज तुमको फिक्स नेचर का परचेस करना होता है, इसका मतलब वो कौन सा कैपिटल हो गया, फिक्स कैपिटल। तो देखो कोई भी बिजनेसमैन को यहां पे 2 तरीके का कैपिटल चाहिए होता है। तो मार्केट जो होगा वो भी तुम्हारा 2 टाइप का होगा। ये अभी मैं तुम्हें बता दिया, बाकी बताऊंगा मैं आपको आगे, लेकिन ये तुम्हें मैं पहले से ही डिटरमाइन कर देना चाहता हूं बेटा कि जब कैपिटल 2 टाइप का तो मार्केट भी 2 टाइप का। आओ स्टार्ट करते हैं हम लोग फाइनेंशियल मार्केट। अब बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम। देखो जो बिजनेस होता है ना, वो हमारा अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा नींव होता है। बात समझ रहा है। जो हमारा भारत है, चाहे पूरे वर्ल्ड का तुम कोई भी कंट्री देख लो, जो बिजनेस, जिस कंट्री में बिजनेस काफी ज्यादा सक्सेस है, जिस कंट्री में बिजनेस काफी ज्यादा आगे है, जिस बिजनेस कंट्री में बिजनेस को काफी ज्यादा इनकरेज किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है, वही कंट्री आज के डेट में सक्सेस पे है। बात समझ रहा है। हमारे देश में बिफोर 1991 जो पॉलिसी है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, पढ़ा होगा आपने। तो वहां पे बेटा आपको क्या समझ में आया था कि जो नया इकोनॉमिक पॉलिसी है, हमारा देश के पास 15 दिन का मात्र पैसा बचा था और भी बहुत कुछ, बहुत ब्ला 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 आपने पढ़ा था, है ना। वहां पे हमारा कंट्री चेंज हुआ कब, आफ्टर द अराइविंग ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो तुमको ये समझ में आ रहा हो ना कि यार इंडस्ट्री, बिजनेस जो है वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में, है ना। तो क्या बोला गया, बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ 2 मेन सेक्टर। देखो उसमें 2 सेक्टर कंसिस्ट होकर के बना हुआ है। पहला हाउस होल्ड विच सेव फंड एंड बिजनेस फर्म विच इन्वेस्ट दिस फंड। देखो होता क्या है बेसिकली ना, कि जब तुम ये चैप्टर पढ़ रहे हो उससे पहले तुमको क्या चीज समझने की जरूरत है पता है, फाइनेंशियल सिस्टम तुमको समझने की जरूरत है। क्या होता है फाइनेंशियल सिस्टम, आओ समझाते हैं तुमको। देखो यहां पे हम लोग फाइनेंशियल सिस्टम को समझेंगे और बहुत आसानी तरीके
तरीके से फाइनेंशियल सिस्टम पूरे के पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से काम करता है फाइनेंशियल सिस्टम। सबसे पहले बेटा हाउस होल्ड सेक्टर का मतलब हो गया तुम, हम, हमारे पापा और हमारे जैसे बहुत सारे लोग जो बिजनेस नहीं कर रहा है। हाउस होल्ड सेक्टर बात हमारा, जिसको 50,000 रुपया महीना मिल रहा है सैलरी, वो मतलब महीने भर खा रहा है, 30,000 रुपया खाया और भी कोचिंग में फी दिया, स्कूल में फी दिया, महीने का 20,000 रुपया बचा लिया। वो 20,000 रुपया वो क्या करेगा बताओ? दो ही चीज उसके पास ऑप्शन है बेटा, या तो वो बैंक में सेव करेगा, क्या करेगा? बैंक में सेव करेगा, है ना, और या तो वो शेयर बाजार में जाकर के क्या कर देगा? इन्वेस्ट कर देगा। तुम्हारे पास या किसी के पास भी आज के डेट में अगर खा पी करके 20-50 हजार रुपया बच रहा है तो तुम दो ही काम ना करोगे, या तो तुम दोनों करोगे, या तो तुम सेव करोगे बैंक में और या तो तुम शेयर बाजार में इन्वेस्ट करोगे। तो वहां यहां पे भी वही चीज है, फाइनेंशियल सिस्टम इसी चीज पे इंसिस्ट किया गया है। देखो कोई भी हाउस होल्ड, जैसे मान के चलो राम है, राम ने 20,000 रुपया बचाया खा पी करके महीने में। इसने सोचा कि चलो भाई काम किया जाए, 10,000 रुपया बैंक में डाल दिया जाए और 10,000 रुपया का शेयर परचेज कर लिया जाए। कहां से? फाइनेंशियल मार्केट, जिसको हम लोग स्टॉक मार्केट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या करेगा राम। राम ने बैंक में पैसा दिया, है ना, बैंक ने उसका पैसा को भाई एक्सेप्ट किया, सिंपल सा बात है। और राम ने फाइनेंशियल मार्केट से 10,000 रुपया का स्टॉक परचेज कर लिया। मान लो किसी भी कंपनी का 100 रुपया का स्टॉक था तो 100 पीस उसने परचेज कर लिया, है ना, 10,000 रुपया वहां पे इन्वेस्ट कर दिया। बेटा इसका तो काम बन गया हाउस होल्ड का। अब देखो दूसरा यूनिट जो हमारे पास है वो है डेफिसिट यूनिट, जिसको बोला जाता है कि बिजनेस फर्म, जिसको पैसा हमेशा चाहिए होता है। तो उसके पास भी दो तरीका पैसे को लाने का, है ना। फाइनेंशियल मार्केट में जो हमारा बिजनेस यूनिट जो पैसा लाता है वो दो जगह से लाता है। हम लोग को पता है एक चीज कि सोर्सेस ऑफ फाइनेंस क्या है। सोर्सेस ऑफ फाइनेंस क्या है बताओ? सोर्सेस ऑफ फाइनेंस आप जाकर के चैप्टर नंबर आई थिंक 7 है क्लास 11th में जाकर के देखो, मैंने अच्छे से पढ़ा रखा, उसका वीडियो वगैरह भी अपलोड होगा आपके यूट्यूब पे चैनल पे, आप वहां से देख सकते हो कि सोर्सेस ऑफ फाइनेंस दो, कौन कौन सा? ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। अगर तुम उधार ले रहे हो किसी का पैसा, किसी से, चाहे तुम बैंक से लो, ट्रेड क्रेडिट लो, डिवेंचर इशू करो, कुछ भी करो, तो तुम्हारा वो बोरोड फंड कहलाता है। और तुम शेयर इशू करो, पार्टनर बढ़ा लो, डायरेक्टर बढ़ा लो, तो ये सब क्या कहलाता है? ये सब हमारा ओनर्स फंड कहलाता है, राइट। तो अब देखो यहां पे क्या सिस्टम है, सिंपल सा बात, राम ने, हाउस होल्ड है राम, जिसके पास सरप्लस यूनिट है। क्या नाम है इसका? सरप्लस यूनिट। सरप्लस का मतलब क्या होता है? जरूरत से ज्यादा खा पी के तुम्हारे पास पैसा बच गया, अब तुम्हारे पास वो सरप्लस पैसा हो गया। तो बेटा सरप्लस पैसा को राम क्या किया? सेव कर दिया। कितना? 10,000 रुपया। कहा? बैंक में। और 10,000 रुपया क्या किया? शेयर बाजार में स्टॉक परचेज कर लिया। चलो इसका तो काम बन गया बेटा। अब बिजनेस है, फर्म है, इसको 1,000 करोड़ रुपया चाहिए। मान लो बिजनेस को तो बड़ा बड़ा पैसा चाहिए होता है ना, 1,000 करोड़ रुपया इसको चाहिए। तो ये क्या करेगा? इसके पास दो तरीका है, या तो ये बैंक से पैसा लेगा और या तो ये शेयर बाजार से पैसा लेगा, या तो ये लोन लेगा बैंक से बेटा, या तो ये क्या करेगा? शेयर अपना इशू करेगा। तो दो ही तरीका हुआ ना। तो बैंक से पैसा लेने का मतलब बोरोड फंड, बैंक से पैसा लेने का मतलब बोरोड फंड, और शेयर बाजार से पहले पैसा लेने का मतलब ओनर्स फंड। सिंपल सा बात, यही हम लोग पढ़े हैं वहां पे सोर्सेस ऑफ फाइनेंस में, सिंपल सा बात है। तो देखो यहां पे भी तुमको दो तरीका है ना। फाइनेंशियल मार्केट में भी तुमको दो चीज दिखा, पहला फाइनेंशियल मार्केट और दूसरा बैंक। सिंपल सा बात, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि हाउस होल्ड यूनिट यहां से पैसा यहां जमा करता है और यहां पे इन्वेस्ट करता है। और यहां पे जो जमा किया, तो राम का जैसा हजारों आदमी जमा किया ना, 10,000, 20,000, 50,000 हर इंसान जमा करा। तो बैंक उस पैसे को क्या करता है? बैंक उस पैसे को बेटा इन्वेस्ट कर, लैंड कर देता है, कर्ज देता है। कहां? बिजनेस को। अब बिजनेस से बदले में क्या आ रहा है सर? बिजनेस से बदले में आ रहा है इंटरेस्ट। तो वही इंटरेस्ट में से कुछ हिस्सा किसको दिया जा रहा है? राम को दिया जा रहा है। बात समझ रहा? क्योंकि राम जब तुम पैसा सेव कर रहे हो बैंक में, तो तुमको बदले में इंटरेस्ट तो चाहिए होगा ना। तो बैंक क्या अपने घर से इंटरेस्ट देगा? नहीं। वो क्या किया? उस तुम्हारे पैसे को किसी को कर्ज दे दिया, बिजनेस यूनिट को। वहां से जो तुम्हारा इंटरेस्ट आया बिजनेस यूनिट से बैंक के पास, उसी में से कुछ हिस्सा तुमको बैंक ने दे दिया। यही है तुम्हारा फाइनेंशियल सिस्टम। सिमिलरली आओ इधर हम लोग आ जाते हैं, है ना। इसको बस याद रखना है तुमको कि अगर बिजनेस यूनिट ने 500 करोड़ रुपया फाइनेंशियल मार्केट से लेना चाहा, तो ये कहां से देगा भाई? ये क्या करेगा कि ये अपना स्टॉक यहां पे बेचेगा, शेयर यहां पे बेचेगा,
फाइनेंशियल मार्केट में मान के चलो कि 500 करोड़ रुपए है, इसने 100 रुपए का वैल्यू में शेयर को तोड़ दिया, जिसको बेटा बोला जाता है फेस वैल्यू। आप लोगों को पता होगा एक शेयर का प्राइस है ना, एक शेयर का प्राइस, एक एबीसी नाम का कंपनी है, उसने 500 करोड़ रुपए शेयर बाजार से आईपीओ किया यानी कि लेना चाहा, और एक शेयर का उसने दाम रख दिया 100 रुपए। तो बेटा राम के पास कितना पैसा बचा था? 20,000, 10,000 रुपया वो बैंक में सेव कर दिया था, 10,000 रुपया वो रखे हुए था अपना फाइनेंशियल मार्केट यानी कि शेयर बाजार से शेयर परचेज करने के लिए। तो 100 रुपया का शेयर है, तो ये क्या किया जाए, हम जाकर के 100 को शेयर परचेज कर लिया, सिंपल सा बात समझ आ रहा है। तो यहां पे एबीसी जो कंपनी है उसको कहां से भी पैसा मिल गया, फाइनेंशियल मार्केट से भी पैसा मिल गया। तो इसी तरीके से मार्केट आपका कितना टाइप का हो गया? दो। कौन कौन सा? फाइनेंशियल मार्केट और बैंक, सिंपल सा बात। तो अभी हमने जस्ट बेटा आपको पढ़ाया कि कैपिटल कितने टाइप का, तो दो, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। तो अभी जस्ट आपने पढ़ा मार्केट भी दो टाइप का। अभी चलो हम लोग फिर से यहां के बाद आगे बढ़ेंगे। अ बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ टू मेन सेक्टर, हाउस होल्ड जो कि पैसे को जमा करता है और बिजनेस जो कि पैसे को इन्वेस्ट करता है। नेक्स्ट बोलता है इट हेल्प टू द लिंक बिटवीन सेवर। देखो यहां पे फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या है, ये लिंक करता है किसको किसको? सेवर को और इन्वेस्टर्स को, बाय मोबिलाइजिंग, मतलब इकट्ठा करता है ये पैसे को बिटवीन देम, दोनों के बीच में, एक जमा करने वाला और एक इन्वेस्ट करने वाला। दोनों दो चीज होता है। पहले इंसान सिर्फ जमा करता था, अभी इन्वेस्ट भी कर रहा है। पहले लोग उतना शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहता था, लेकिन आज के डेट में क्या हो रहा है पता है कि तुम्हारे पास 10,000 रुपए है ना, तो तुम 1,000 2,000 अपने बैंक में रखते हो, बाकी सब पैसा क्या कर देते हो? शेयर परचेज कर लेते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हो, है ना। तो इस तरीके काम अब होने लगा है। तो फाइनेंशियल मार्केट जो है वो लिंक का काम करता है सेवर के बीच में और इन्वेस्टर के बीच में, ताकि यहां से मोबिलाइज कर सके, पैसे को इकट्ठा कर सके, फंड बिटवीन देम। इन डूइंग सो इट परफॉर्म व्हाट इज नोन एज एन एलोकेटिव फर्म। सिंपल सा बात कि क्या पैसे को करना है, किस तरीके से बांटना है, एलोकेशन ऑफ द फंड बोला गया, वो एलोकेशन फंक्शन ही का काम करता है फाइनेंशियल मार्केट, राइट। उसके बाद इट एलोकेट, ये पैसे को बांटता है और डायरेक्ट फंड अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट इनटू देयर मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। आज के रेट में तुम जो भी पैसा 10, 20, 50,000, लाख रुपया, 2 लाख रुपया अगर तुम रखे हुए हो इन्वेस्टमेंट पर्पस से, तो तुम किस तरीके का शेयर में, किस तरीके का म्यूचुअल फंड के प्लान में तुम इन्वेस्ट करना चाहोगे, जहां से बढ़िया प्रोडक्टिव यूनिट निकल करके आए, बात हमारा, जहां से बढ़िया पैसा निकल करके आए वहां पे तुम इन्वेस्ट करना चाहोगे। तो यही है तुम्हारा फाइनेंशियल मार्केट। ये बेटा फाइनेंशियल सिस्टम आपने सीख लिया, बहुत सिंपल सा बात, एक बार पूरा इरेज करके हम समझा देते हैं। हाउस होल्ड का मतलब घर में इंसान जो रहता है, जिसके पास सरप्लस पैसा होता है, सरप्लस यूनिट, उसके पास पैसा होता है, या तो वो बैंक में जमा करता है, और यही बैंक में जो तुमने पैसा जमा किया या हाउस होल्ड ने जो पैसा जमा किया, वही पैसा बैंक क्या कर देता है? लैंड कर देता है, यानी कि उधार दे देता है कंपनी को, यानी कि बिजनेसमैन को। और बदले में जो बिजनेसमैन इसको बेटा इंटरेस्ट देता है ना, वही इंटरेस्ट में से कुछ हिस्सा बैंक क्या करता है? हाउस होल्ड को दे देता है। उसी होप में ना हम लोग यार बैंक में पैसा सेव करते हैं कि इंटरेस्ट बदले में हमको मिलेगा रिटर्न में। और हाउस होल्ड क्या करता है? अगर उसको सेव नहीं करना है, इन्वेस्ट करना है, निवेश करना है पैसे को, तो क्या करता है? वो फाइनेंशियल मार्केट में या तो स्टॉक परचेज करता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, और यहां से पैसा कहां चला जाता है? कंपनी को, और कंपनी जो इसको डिविडेंड देती है, वही डिविडेंड ये हाउस होल्ड के पास आ जाता है। तो इसीलिए बोला गया कि फाइनेंशियल सिस्टम को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। चलो नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। देखो अच्छा, अब एक चीज बताओ तुमको, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में भी हम क्या बताएं बेटा? फाइनेंशियल मार्केट के बारे में भी जस्ट बताएं कि पैसों का बाजार। अच्छा, कितने टाइप्स ऑफ मनी चाहिए होता है, कितना टाइप्स ऑफ कैपिटल तुमको चाहिए होता है? तो देखो अभी हम सब लिखे हुए हैं, कितने टाइप्स ऑफ कैपिटल है बेटा यहां पे? तो फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का मतलब कि जब भी इंसान को कैपिटल चाहिए होता है, कैपिटल का मतलब पूंजी चाहिए होता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो दो चीजों के लिए चाहिए होता है, पहला फिक्स कैपिटल, दूसरा वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल मतलब फिक्स नेचर का चीज हो गया, ये तुमको लैंड परचेस करना है, बिल्डिंग परचेस करना है, मशीन परचेस करना है, फर्नीचर परचेस करना है, कुछ भी परचेस करना है जो कि फिक्स नेचर का चीज है, जो कि तुम 1 अकाउंटिंग ईयर में नहीं बेच सकते हो, लॉन्ग टर्म बेनिफिट तुमको देगा, उसको हम लोग फिक्स चीज मानते हैं, फिक्स कैपिटल मानते हैं। और वर्किंग कैपिटल का मतलब समझ लो कि तुमको 1 ईयर के अंदर ही बेनिफिट देने वाला चीज, जैसे तुम स्टॉक, तुम्हारा
है ना, तुम अपने स्टॉक को यानी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करोगे फिनिश गुड्स में, उसको बेचोगे, उससे पैसा आएगा ना, तो वो क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल हो गया। काम करने के लिए पैसा, वर्किंग के लिए कैपिटल, रेंट देना, सैलरी देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना, वेजेस देना, इंटरेस्ट देना, टैक्स देना, ये सब कुछ देने वाला काम जो है वो क्या आ गया तुम्हारा, वर्किंग कैपिटल। तो बेटा फिक्स कैपिटल लॉन्ग टर्म याद रखना, और वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म याद रखना, है ना। चलो क्लासेस में मैं ये सब चैप्टर बहुत अच्छे से डीप में जा जाकर पढ़ा रखा हूं, आप लोग इससे रूबरू हो, बस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी रिवीजन करा रहा हूं। चल अब देखो यहां पे फाइनेंशियल मार्केट में टाइप्स ऑफ मार्केट है, क्या क्या है सर, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। देखो दो तरीके का तुमको पैसा चाहिए, है ना, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करेंगे दो तरीके का पैसा, कौन कौन सा, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। तो मार्केट भी दो तरीके का है, इसीलिए कंफ्यूजन होना ही नहीं, ऐसा नहीं कि कैपिटल दो तो मार्केट तीन है। कैपिटल दो टाइप्स का, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, तो मार्केट भी दो टाइप का, कौन कौन सा बेटा, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। सिंपल सा बात, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट का मतलब शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म, और शॉर्ट टर्म का मतलब बेटा वर्किंग कैपिटल। सिंपल सा बात, कोई डरना नहीं है ना, कि दो टाइप का कैपिटल, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। तो दो टाइप का मार्केट, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट किसके लिए, वर्किंग कैपिटल के, वर्किंग कैपिटल मतलब शॉर्ट टर्म। तो कैपिटल मार्केट किसके लिए हो जाएगा बेटा, लॉन्ग टर्म, यानी कि फिक्स कैपिटल। देखो अब दोनों में क्या डिफरेंस है, ध्यान से समझना, बात को समझना ध्यान से। मनी मार्केट का मतलब जहां से तुमको पैसा शॉर्ट टर्म के लिए मिलता हो, यानी कि 1 साल मान के चलो, है ना। और वर्किंग कैपिटल मतलब सिंपल सा बात को, तुमको जो बिजनेस को डे टू डे एक्टिविटी, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए जो पैसा चाहिए होता है उसको हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। अब देखो बात को समझना है ध्यान से, द मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड। ये शॉर्ट टर्म, एग्जाम में अगर आता है आपका इस तरह का क्वेश्चन परीक्षा में पूछ सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मनी मार्केट, तो सिंपल सा बात, द मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड which deals in monetary assets whose period to maturity is up to 1 year। 1 साल के लिए जो पैसा दे मॉनिटरी टर्म में, उसी को बोला जाता है मनी मार्केट। जैसे तुम्हारा एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा बेटा, बैंक बोल सकते हो उसको। 1 साल के लिए तुमको पैसा चाहिए बस हमारा 1 साल के तुमको अगर पैसा चाहिए तो पैसा कहां से मिलेगा, वर्किंग कैपिटल के लिए मनी मार्केट से। कोई दिक्कत नहीं सर। लेकिन अब तुमको पैसा जो चाहिए वो लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, जमीन परचेस करना है, तो क्या 1 साल में पैसा तुमको मान लो 10 करोड़ रुपया का मशीन लैंड चाहिए, जमीन परचेस करना है 10 करोड़ का, तो क्या 10 करोड़ रुपया तुम 1 साल में चुका दोगे, नहीं साल 20-20 साल वो लोन चलेगा। तो लॉन्ग टर्म लोन हो गया ना। तो लॉन्ग टर्म लोन आदमी किस चीज के लिए लेता है, फिक्स्ड कैपिटल के लिए लेता है। किसी के लिए लेता है, फिक्स कैपिटल के लिए। तो चलो कैपिटल मार्केट का मतलब सिंपल से, मनी मार्केट का मतलब शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल के लिए, और कैपिटल मार्केट का मतलब लॉन्ग टर्म फिक्स कैपिटल के लिए। कैपिटल मार्केट का मतलब हो गया बेटा, कैपिटल मार्केट इंक्लूड ऑल दोज ऑर्गेनाइजेशन, वो सारा ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन एंड इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फंड थ्रू शेयर तुम इशू कर दो, बॉन्ड यानी कि डिबेंचर वगैरह तुम इशू कर दो, एक्सेट्रा और भी बहुत कुछ। बात समझ, यानी कि सिंपल सा बात कि ये सब चीज के थ्रू तुम क्या कर सकते हो, लॉन्ग टर्म पैसा रेस कर सकते हो मार्केट से। तो दो टाइप का कैपिटल, इंसान को दो टाइप का पैसा चाहिए होता है, फिक्स नेचर के लिए और वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। तो मार्केट भी दो टाइप का, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट हो गया शॉर्ट टर्म के लिए, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, एंड फिक्स कैपिटल के लिए तुम्हारा हो गया कैपिटल मार्केट। सिंपल सा बात, कैपिटल मार्केट पूंजी का बाजार हो गया यहाँ पे, और यहाँ मनी मार्केट हो गया थोड़ा सा पैसा चाहिए शॉर्ट टर्म, बस रेंट देना है, 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए पेमेंट चाहिए। तो तुम क्या जाओगे शेयर इशू करने, शेयर बेच दोगे? नहीं सर, शेयर नहीं बेचेंगे, उस कंडीशन में बैंक से लोन ले लेंगे। तो चल, कोई दिक्कत समझने में टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट? नहीं सर। अब देखो यहां पे मनी मार्केट का तो कोई कहानी है नहीं बेटा। मनी मार्केट का इसलिए कोई कहानी नहीं है कि सिंपल सा बात, अभी तुम यहां पे पढ़े कि भाई यहां पे शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लोन मिलता है, दैट इज 1 ईयर्स मान लो, है ना। और ये यहां का एग्जांपल बेस्ड हो सकता है, बैंक से तुम ले सकते हो ये पैसा। आगे जो हम लोग बढ़ेंगे वापस से फर्दर इस चैप्टर में, वो पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट के बारे में कि आखिर में क्या होता है सर कैपिटल मार्केट, है ना। तो चलो, कैपिटल मार्केट यानी कि दो टाइप का मार्केट, पहला प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट। होता क्या है आओ यहीं पे समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। चलो देखो,
अब यहां पे बोलता है तुम्हारा कि टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट का कितना टाइप, तो दो, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। होता क्या है, बात को समझना कि मैं क्या समझाने जा रहा हूं। सिंपल सा बात कि कैपिटल मार्केट का दो टाइप यहां बोल रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये दोनों का मतलब बोल क्या रहा है, मान के चलो बेटा एक XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, अभी नया नया लिस्टेड हुई है शेयर बाजार में, और ये आईपीओ लेकर के आना चाहती है। आईपीओ का मतलब समझते हो ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्या बोला गया है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि इनिशियली तुम पब्लिक को ऑफर करते हो किस चीज को, शेयर को, यानी कि अपने कंपनी का पूंजी तुम शेयर जो है वो तुम पब्लिक के हवाले पहला बार कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड आईपीओ। बाद में क्या होता है, एफपीओ, फॉलोइंग पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि सिंपल सा बात, बार बार तुम जब करोगे तो एफपीओ, पहला बार जब तुम बेटा करते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईपीओ बोलते हैं, राइट। देखो अब एक XYZ लिमिटेड नाम का कंपनी है, उसको 5,000 करोड़ रुपए का आईपीओ लेकर के आया शेयर बाजार में पहली बार, फर्स्ट टाइम। सुना होगा तुमने, ओला लेकर के आया अभी पहली बार, हुंडई अभी पहली बार अपना आईपीओ लेकर के आया। यानी कि नया नया जो शेयर मार्केट में जो कंपनी लिस्टेड होती है ना, वो क्या करती है ना, पहली बार आईपीओ लेकर के आती है, राइट। अब उस आईपीओ को सबसे पहले अगर किसी मार्केट में इशू किया जाता है तो उसका नाम है प्राइमरी मार्केट। बात समझ में आ गया, तो उसका नाम क्या है, प्राइमरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट में मान लो ABCDEF ऐसा ऐसा हजारों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो आईपीओ परचेस करने के लिए बैठे हुए हैं। बात समझ में आ रहा है, तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आईपीओ बेचा जा रहा है प्राइमरी मार्केट में। आईपीओ को फर्स्ट टाइम किसी भी कंपनी का जब आईपीओ आता है तो कहां आता है, प्राइमरी मार्केट में। यहां पे एकदम न्यू इशू शेयर होता है, न्यू इशू शेयर। यहां पे पुराना शेयर पे ट्रेडिंग नहीं होता है, यहां पे क्या होता है बेटा, यहां पे होता है न्यू इशूइंग शेयर का ये मार्केट है, जिसको किस नाम से जाना गया, प्राइमरी मार्केट के नाम से। यानी कि XYZ लिमिटेड 5,000 करोड़ का जब आईपीओ लेकर के आएगा तो पहली बार कहां आईपीओ अपना इशू करेगा, प्राइमरी मार्केट में। अब इसका मान के चलो कि सारा आईपीओ बिक गया, ABCDEF के तरह हजारों लाखों जितने भी शेयर होल्डर है, उसने आईपीओ में अप्लाई कर दिया और सबको अलॉटमेंट मिल गया। क्या मिल गया बेटा, सबको अलॉटमेंट मिल गया। अब चाहे बढ़ के खुला चाहे घट के खुला, मान के चलो कि इसका एक शेयर का दाम था 200 रुपए, है ना, 2,000 रुपए मान लो। अब जैसा ही अलॉटमेंट मिला तो हो सकता है 2,200 होके मिला या 1,800 होके मिला, या तो ये तुम्हारा 10% घट के मिला या तो 10% बढ़ के मिला। तो तुम जितना नंबर ऑफ शेयर खरीदे हो 10-10% सब में जोड़ दो। सब बात समझ में आ रहा है। तो ये कौन सा मार्केट हो गया, ये हो गया प्राइमरी मार्केट। सिंपल सा बात, प्राइमरी मार्केट में क्या लिखेंगे हम लोग सर, आइए देखते हैं। प्राइमरी मार्केट का मतलब इट रेफर्स टू द मार्केट जहां पे वेयर इन सिक्योरिटी यानी शेयर और डिबेंचर आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, इट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट। बात समझ में आया, यहां पे क्या होता है, नया मार्केट, नया शेयर इशू किया जाता है। चलो कोई दिक्कत नहीं सर। जैसे ही लेकिन तुम इस शेयर को बेचेगा, ABCD इसमें से कोई भी या इसमें से सारे लोग या इसमें से 10-5 लोग जब भी शेयर को बेचेगा, इस शेयर को XYZ लिमिटेड का जो भी तुमने आईपीओ परचेस किया वो तुम्हारे पोर्टफोलियो में जब आएगा तो शेयर बन के आएगा। जैसा ही तुम बेचोगे ये क्या हाथ चला जाएगा, तो ये चला जाएगा बेटा सेकेंडरी मार्केट में, जिसको हम लोग कौन सा मार्केट बोलते हैं, स्टॉक मार्केट। कौन सा मार्केट बोलते हैं इसको, स्टॉक मार्केट। बात से हमारा यहां पे क्या, यहां पे न्यू इशूइंग शेयर इशू किया जाता है ना, और यहां पे क्या होता है, ट्रेडिंग किया जाता है। किस चीज में, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। यहां पे क्या किया जाता है बेटा, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। यहां पे इक्विटी में ट्रेडिंग किया जाता है। बात समझ आ रहा है। अब हम लोग जो शेयर परचेज करते हैं, अभी तुमको मन किया कि रिलायंस का सर शेयर परचेज कर लेते हैं, है ना, पैसा है अभी मेरे पास 10 गो या 20 गो या 50 शेयर परचेस कर लेते हैं रिलायंस का। तो जो तुम परचेस करोगे वो कहां से करोगे, यहां से कि यहां से, नहीं नहीं नहीं, यहां से, सेकेंडरी मार्केट से। क्यों, क्योंकि रिलायंस ने आईपीओ जब लाया था तो वो था प्राइमरी मार्केट, लेकिन अब जो उसका शेयर इशू हो रहा है, शेयर बाइंग सेलिंग हो रहा है, ट्रेडिंग हो रहा है इक्विटी में, वो कहां हो रहा है, तो सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट का एक और नाम और क्या है, स्टॉक मार्केट। तो चलो और देखते हैं सेकेंडरी मार्केट का मतलब। इट इज अ मार्केट फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। सिंपल सा, सिक्योरिटी का मतलब शेयर। सिंपल सा बात है कि जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी है उसका परचेज एंड सेल जहां पे हो रहा है उसको हम लोग सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं सर, क्लियर है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कैपिटल दो टाइप का, एकदम बेटा लिखते चलेंगे। कैपिटल
दो टाइप का, कौन कौन सा बेटा? फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। कोई दिक्कत? तो मार्केट भी हमारा कितने टाइप का, जो फाइनेंशियल मार्केट है वो कितने टाइप का? दो। कौन कौन सा बताओ? मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट का कोई टाइप नहीं, कैपिटल मार्केट का कितना टाइप है बेटा? तो दो टाइप। कौन कौन सा? प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट। यहां तक हम लोग पढ़ लिए, स्टार्टिंग से लेके यहां तक पढ़ लिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल कितने टाइप का? दो, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फाइनेंशियल मार्केट के कितने टाइप का? तो दो, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट का कोई टाइप नहीं, इसका एग्जांपल तुम बैंक वगैरह लिख देना, और भी कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, ये सब होता है ना। उसके बाद कैपिटल मार्केट का कितना टाइप? दो। कौन कौन सा? प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में आईपीओ आता है, यानी न्यू इशू होता है शेयर, और सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होता है। बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। चलो अब हम लोग प्राइमरी मार्केट के बारे में बस जान गए कि आईपीओ यहां पे आता है, इतना ही काफी है। वापस से जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेकेंडरी मार्केट के बारे में, जिसको और कौन सा मार्केट बोला जाता है? स्टॉक मार्केट। क्या बोला जाता है बेटा इसको? स्टॉक मार्केट। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, कि क्या होता है आपका स्टॉक एक्सचेंज, किस तरीके से ये काम करता है। देखो स्टॉक एक्सचेंज का मतलब पहले क्या होता है, बात को समझना। आओ हम लोग डेफिनेशन से जानते हैं। मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, अकॉर्डिंग टू द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956 एक्ट के तहत स्टॉक एक्सचेंज का मतलब एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, वो कोई भी कंपनी, सेपरेट एंटिटी जिसको बोला गया है, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर, किस लिए बना हुआ है? पर्पस ऑफ असिस्टिंग, यानी कि हेल्प करने के लिए, रेगुलेटिंग मतलब वॉच करने के लिए, और कंट्रोलिंग मतलब अच्छे से उसको कंट्रोल करने के लिए, है ना, कंपैरिजन करने के लिए कि क्या सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। किस चीज को? बिजनेस को। कि क्यों? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ और डीलिंग इन सिक्योरिटी, कि बेटा वो जो शेयर उसका है कंपनी का, उसको वो सही से चला पा रहा है कि नहीं चला पा रहा है, उसी का नाम है स्टॉक एक्सचेंज। तो देखो हमारे इंडिया में जो स्टॉक एक्सचेंज है वो दो टाइप के हैं, पहला एनएसई और दूसरा बीएसई। एनएसई का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, है ना, और बीएसई का मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये तो जान गए। एनएसई का मतलब आपने सुना होगा बेटा, इसका नाम है निफ्टी और इसका नाम है सेंसेक्स। नाम सुना होगा कि निफ्टी 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट गिर गया या उठ गया, सेंसेक्स 200 पॉइंट, 400 पॉइंट, 800 पॉइंट उठ गया या गिर गया, सुना होगा आपने, है ना। सब धीरे धीरे करके मैं बताऊंगा क्या होता है। तो देखो एनएसई, अब हमारा स्टॉक एक्सचेंज का दो टाइप, कौन कौन सा? एनएसई और बीएसई। एनएसई का मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई का मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये पुराना है कंपैरेटिवली, ये पुराना है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो पुराना, किससे? एनएसई से। ठीक है, चलो तो पुराना नया के बारे में यहां पूछा नहीं जा रहा है। मतलब क्या है? निफ्टी का मतलब हो गया सिंपल सा बात कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30। ये इसका कॉन्सेप्ट बताइए सर कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30 का क्या कॉन्सेप्ट है। देखो हमारे कंट्री में निफ्टी 50 यानी कि सिंपल सा बात, भारतीय शेयर बाजार में निफ्टी को अगर जैसे कोई भी इन्वेस्टर अगर भारत में इन्वेस्ट करना चाहता है या हमारे किसी भी शेयर में या निफ्टी में ही इन्वेस्ट करना चाहता है, तो सिंपल सा बात, हमारा भारत का शेयर बाजार, भारतीय शेयर बाजार जो है इंडियन स्टॉक मार्केट, वो किस तरीके से मेजर किया जाता है। निफ्टी 50 का मतलब हो गया बेटा, ये जो है ना वो एक्सचेंज है, यानी कि जितनी भी कंपनियां लिस्टेड होती है, जितनी भी कंपनी लिस्ट होती है, यानी कि यहां पे रजिस्टर्ड होती है स्टॉक मार्केट में, वो या तो एनएसई में होती है या तो बीएसई में होती है या तो दोनों में होती है। सिंपल सा बात है ना। अब देखो 50 और 30 का मतलब क्या है। निफ्टी क्या करता है कि जो टॉप 50 कंपनी है उसको रिप्रेजेंट करके स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करता है। सिंपल सा बात को समझना। कोई इंसान क्या कर रहा है कि एक ठेला लगा करके सेव बेच रहा है। क्या बेच रहा है बेटा? सेव, है ना। मान लो यहां पे सेव का इसका ठेला है, ये इंसान जो है वो एप्पल बेच रहा है, सेव। ये जितना भी एप्पल तुमको दिख रहा है, तुम इधर से क्रॉस कर रहे हो और तुम्हारा नजर इस पे सेव पे पड़ा और तुम रुक गए, तो क्यों रुक गए पता है? क्योंकि तुमने वो फ्रेश सेव को देखा, है ना,
और वहां पे तुम रुक गए। वो फ्रेश सेव, तो वो क्या कर रहा है, दुकानदार क्या कर रहा है कि तुमको अपना फ्रेश सेव आगे लगा दिया है और उसके बाद जितना सड़ा फड़ा खराब तरीके का सेव था वो सब अंदर रखे हुए। तुमने बोला भाई कैसे सेव है, तो 100 रुपए किलो मान लो एग्जांपल, तुमने बोला चलो 2.5 किलो दे दो। वो क्या करेगा, 2 किलो या 2 किलो 200 ग्राम तो आगे से देगा, 2-3 पीस पीछे से सड़ा हुआ पक्का डालेगा। क्यों? क्योंकि उसको पीछे वो रखे हुए सड़ा सेव को, अगर वो आगे रख देता तो तुम क्या इंप्रेस होते उससे? नहीं। सिमिलरली भारतीय शेयर बाजार क्या करता है, अपना टॉप 50 कंपनी को आगे रखता है। मतलब जैसे मान के चल बेटा रिलायंस है ना, जैसे मान के चल HDFC बैंक, जैसे मान के चलो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ये सब टॉप 3 कंपनी क्या है, हमारे भारत का आन बान शान माना जाता है ना। 19 लाख करोड़ तो 12 लाख करोड़ तो 15 लाख करोड़, ये सब का मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना। मार्केट वैल्यू, मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब मार्केट वैल्यू कितना में ट्रेडिंग हो रहा है इस पे, 19 लाख करोड़ का मार्केट वैल्यू है रिलायंस का, TCS का 15 लाख करोड़ रुपए, 12 लाख करोड़ HDFC का। तो ये सब क्या है, अपना कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग ये लोग अपना अपना रैंकिंग पे है। तो उसी तरीके से स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है कि टॉप 50 कंपनी मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग ये लोग अपना डिसाइड करता है और उसके हिसाब से लोग रैंकिंग करता है कि टॉप 50 में कौन कौन कंपनी रहेगा। अब अगर रिलायंस का शेयर गिरा हुआ है, HDFC का शेयर गिरा हुआ है, TCS का शेयर गिरा हुआ है, SBI का शेयर गिरा हुआ है, ये सब 4-5 कंपनियां का शेयर का वैल्यू आज गिरा हुआ है, तो किसी कीमत पे भारतीय शेयर बाजार ऊपर आज नहीं है, भारतीय शेयर बाजार भी गिरा हुआ है। बात समझ आ रहा है कि ये 3-4-5 कंपनियां ऐसी कंपनी है, 50 तो छोड़ दो ना यार, मेरे हिसाब से ये 4-5 कंपनी ऐसी कंपनी है कि अगर इसका मार्केट वैल्यू गिरा हुआ है, आज रिलायंस मान लो 10 रुपया गिरा हुआ है, HDFC 10-15 रुपया गिरा हुआ है, TCS 10-15 रुपया गिरा हुआ है, SBI अगर 10-20 रुपया गिरा हुआ है, तो पक्का है कि निफ्टी 150-200 पॉइंट गिरा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये लोग टॉप कंपनी है और इन सारी कंपनियां के अकॉर्डिंग और ऐसे ऐसी 50 कंपनी के अकॉर्डिंग निफ्टी को मेजरमेंट किया जाता है। सिमिलरली सेंसेक्स में भी वही बात जो निफ्टी को मैंने समझाया, तो सेंसेक्स 30 कंपनी को रिफ्लेक्ट करती है और ये पुराना भी है। तो जो भी कंपनी रजिस्टर्ड हो रही है ना, वो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होती है और स्टॉक एक्सचेंज उसको अपना मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग रैंकिंग देता है कि ये 50 कंपनी में आने लायक है या 50 कंपनी। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है। अब देखो मान के चलो कि 1 लाख कंपनी मान लो निफ्टी में रजिस्टर्ड है, मान लो कि 1 लाख कंपनी जो है वो निफ्टी में रजिस्टर्ड है, तो जरूरी नहीं है कि आज अगर निफ्टी 150 पॉइंट माइनस में है तो सारा शेयर गिरा हुआ है, वही 50 कंपनी गिरा हुआ है तो सब कंपनी गिरा हुआ नहीं। हो सकता है कोई कंपनी का शेयर 3%, 5%, 10% तक आज बढ़ा हुआ है, लेकिन निफ्टी मान लो 150% गिरा हुआ है ना। तो ये जरूरी नहीं, बस आंकलन किया जाता है इसके अकॉर्डिंग, तो कोई दिक्कत नहीं सर। चलो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट बोलता है क्या फंक्शन है स्टॉक एक्सचेंज का, क्या काम करता है स्टॉक एक्सचेंज। सबसे पहले प्रोवाइड करता है लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब कैश एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। मार्केट लिक्विडिटी का मतलब खरीद बिक्री है ना, कैश उसको कैश में कन्वर्ट करना, और मार्केटेबिलिटी का मतलब वैल्यू, मार्केट वैल्यू है ना। तुम्हारा घर में रखा रखा शेयर सड़ जाएगा तो स्टॉक एक्सचेंज उससे को क्या करता है कि इंसान तक पहुंचाने का काम करता है, मार्केट वैल्यू ताकि बना रहे। इंश्योर करता है बेटा तुमको सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। किसी भी तरीके का आज तक भारत में या कोई भी तुम पूरे वर्ल्ड का स्टॉक एक्सचेंज का अगर हम लोग बात करना चाहें तो आज तक का ये इतिहास है कि कभी न्यूज में या अखबार में या मैगजीन में कभी नहीं आया कि स्टॉक एक्सचेंज ने बेईमानी कर लिया या किसी ने 10 शेयर रिलायंस का खरीदा था उसका सारा शेयर कोई चुरा के लेके चला गया। ऐसा नहीं हो सकता है, राइट। तो ट्रांसपेरेंसी रहता है ट्रांजेक्शन्स में, है ना, सेफ्टी रहता है। उसके बाद कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ में। इकोनॉमिक का ग्रोथ कैसे, कंपनी को ये रजिस्टर्ड कर रहा है, इसका शेयर को आईपीओ करने में मदद कर रहा है ना। या किसी कंपनी को 1000 करोड़ चाहिए तो इसको दिलवा रहा है। अच्छा, किससे दिलवा रहा है, तो राम श्याम हम जैसे हजारों लाखों इन्वेस्टर से दिला रहा है। तो ये इन्वेस्टर से पैसा जा रहा है कंपनी के पास, तो कंपनी के पास पैसा आ गया और वो कंपनी पैसा कमा रहा है तो उसके बदले में डिविडेंड जो दिया तो राम और श्याम के पास भी पैसा आ गया। तो बेटा अगर सबके पास पैसा हमारे कंट्री में है तो क्या बढ़ा, इकोनॉमी ग्रोथ बढ़ा, राइट। उसके बाद स्प्रीड ऑफ इक्विटी कल्थ। आज के डेट में जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हैं या वर्ल्ड का बात करो या इंडिया भारतीय शेयर बाजार का बात किया जाए तो ये क्या कर रहा है कि स्प्रेड कर रहा है चीजों को, मतलब फैला रहा है कि यार सबको ये चीज में इन्वॉल्व होना चाहिए। तुम यूट्यूब खोलो, तुम
इंस्टाग्राम चलाते हो तुम, स्नैपचैट से कुछ भी इस तरह का तुम चलाते हो, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो, तो तुमको हमेशा देखोगे कि न्यूज में या सॉरी एडवर्टीजमेंट आता रहता है ना, एडवर्टीजमेंट आता रहता है। कोई भी वीडियो तुम यूट्यूब पे प्ले कर लो, है ना, तो तुमको एडवर्टीजमेंट वगैरह आता रहता है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, आप शेयर में इन्वेस्ट करो, लाइक दैट। तो यहाँ पे वो हो गया कि ये सब काम करता है स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद डिटरमाइंड करता है प्राइस ऑफ सिक्योरिटी। आज के डेट में तुम्हारा से तुमने आईपीओ लेकर के आए और तुम्हारा शेयर का वैल्यू है 1500 रुपए का एक, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम खुद से शेयर का प्राइस मतलब एक शेयर का प्राइस यानी फेस वैल्यू का डिटर्मिनेशन खुद से नहीं कर सकते हो। तो कौन करेगा सर? तो करेगा स्टॉक एक्सचेंज। तुम्हारा मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग तुम्हारा एक शेयर का प्राइस कितना होना चाहिए, इसको डिटरमाइंड कौन करेगा? तो स्टॉक एक्सचेंज करेगा। प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। यहां पे तुम देखोगे बहुत सारा शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, वो क्या करता है? वो स्टॉक परचेज करने से पहले चार्ट वार्ट खोल के देखता है। तो स्पेकुलेशन यानी अंदाजा लगाने का काम करता है कौन? ट्रेडर। बात समझ? तो ये स्कोप कौन दे रहा है? तो स्टॉक एक्सचेंज दे रहा है कि आप इस तरह का काम कर सकते हो। अब देखो ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन स्टॉक एक्सचेंज क्या है। कोई भी इंसान को ट्रेडिंग करना है तो क्या करना पड़ता है? सबसे पहले उसको क्या करना पड़ता है कि एक ब्रोकर को सेट करना पड़ता है। देखो यहां पे मैं एक चीज बता के, इससे अच्छा ना मैं खुद से एक चीज बता देता हूं। देखो, जब भी राम को या कोई भी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज, यहां लिख देता हूं मैं, अभी हम लोग जस्ट स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़े, तो स्टॉक एक्सचेंज अभी जस्ट मैंने बताया हमारी कंट्री में कितना है? दो। कौन कौन सा? एनएससी और बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आपको कंफ्यूज मत करना, कोई बोलेगा बैंक निफ्टी है सर, फिन निफ्टी है, वो सब निफ्टी के अंदर में ही आता है, ठीक है। चलो, एनएससी बीएससी ये क्या हो गया हमारे कंट्री में? स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ठीक है, इंडिया का। अब यहां ये दोनों का काम क्या है? जितनी भी कंपनियां हैं वो सबको निगरानी रखना है ना, ट्रांजैक्शन जो भी डिवेंचर हो रहा है, शेयर हो रहा है, सबका ख्याल रखना। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का काम है। तो ये क्या खुद करेगी? ये शेयर कोई कौन इशू कर रहा है, किसका अकाउंट कहां खोला, वो सब कौन करेगा? तो ये लोग क्या करता है ना कि कोई जैसे मान लो रजिस्टर्ड, रिलायंस इसमें रजिस्टर्ड तो हो गया एनएससी में, लेकिन रिलायंस रजिस्टर्ड होने के बाद रिलायंस को अपना शेयर डिपोजिट करना पड़ेगा ना, तो वो कहां करेगा? वो करेगा बेटा डिपोजिटरी में। वो कहां करेगा? डिपोजिटरी में, ठीक है। तो डिपोजिटरी हमारे कंट्री में है दो। कौन कौन सा? CDSL, NSDL। इसका मतलब हो गया सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड, और इसका मतलब हो गया नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड, ठीक है। ये दोनों हमारा डिपोजिटरी है। फिर से सुन लो, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड। यहां पे एस का मतलब सर्विस है और यहां पे एस का मतलब सिक्योरिटीज है, कंफ्यूज नहीं करना। यहां का सेंट्रल है, वहां पे नेशनल है। ये दो डिपोजिटरी हो गए। डिपोजिटरी का मतलब तुम लोग समझते हो कि जहां पे लोग कुछ आकर के डिपोजिट करते हैं। तो बेटा स्टॉक एक्सचेंज का काम होता है किसी भी कंपनी को रजिस्टर्ड करना शेयर बाजार में, और डिपोजिटरी का काम होता है कि कोई भी कंपनी आकर के अपना शेयर को डिपोजिट यहां पे करवा सकता है, बदले में पैसा ले सकता है, राइट। तो एनएसडीएल और सीडीएसएल के थ्रू यहां पे काम होता है ना। और एनएससी बीएससी क्या करती है? ये काम किससे करवाती है? डिपोजिटरी से। डिपोजिटरी हमारा दो, ठीक है। तो ये दोनों क्या अकेले काम करेगा? नहीं, ये क्या करता है? बीच में रखता है डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट को। डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, इसका एक और क्या नाम है बेटा? ब्रोकर, है ना। इसका और एक का नाम हो गया ब्रोकर, जिसको मान के चलो SBI, HDFC, जीरोधा, ग्रो ऐप, नाम सुना होगा आपने, एंजल, एक्सेट्रा। क्लियर है? और यहां पे है राम, जिसको ट्रेडिंग करना है। राम जो है वो कौन है? एक इंसान है जिसको ट्रेडिंग, बड़ा सिंपल तरीके से हम लोग समझ गए नहीं कि एक राम नाम का इंसान है, तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा? एक सेलेक्ट करना पड़ेगा ब्रोकर को। तो राम ने चलो बेटा SBI को सिलेक्ट कर लिया,
ठीक है। एसबीआई कौन है? तो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट है ना। डिपोजिटरी अकेले तो काम करेगा नहीं, तो ये क्या किया कि ये इस एनएसडीएल और सीडीएसएल ने अपना एक पार्टिसिपेंट बनाया और इसको बोला कि तुम अकाउंट खोलो, जितना मैक्सिमम अकाउंट खोल सकता है, क्योंकि शेयर परचेज करने के लिए कौन सा अकाउंट का जरूरत होता है? तो डीमैट अकाउंट का जरूरत होता है। बात समझ, कौन सा अकाउंट का? तो डीमैट अकाउंट का जरूरत। तो डीमैट अकाउंट कौन खोलता है? तो ब्रोकर खोलता है। ब्रोकर किस नाम से जाना जाता है? तो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। किसके अंडर में काम करता है? तो डिपोजिटरी के अंडर में काम करता है, इसलिए इसका डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट नाम रखा गया। और डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट किसका काम करता है? किसके अंडर में? तो स्टॉक एक्सचेंज का। और स्टॉक एक्सचेंज का बड़े पापा हो गए बेटा सबका सेबी। अभी हम लोग इनके बारे में एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे कि सेबी का क्या फंक्शन, क्या ऑब्जेक्टिव है ना। तो चलो, ये है तुम्हारा पूरा का पूरा ट्रेडिंग प्रोसीजर कि कोई भी, अब देखो यहां पे गेम क्या है, गेम समझना। किताबी भाषा से अच्छा तुम पर्सनली समझ जाओ, वो ज्यादा अच्छा है। देखो क्या यहां पे बोल रहा है, राम को मान लो, हम लोग पढ़ क्या रहे, टॉपिक क्या? ट्रेडिंग प्रोसीजर ना, ट्रेडिंग करने का क्या प्रोसेस है वही ना। तो सिंपल सा बात, राम को या तुम्हें ट्रेडिंग करना है तो सबसे पहले तुमको कौन सा अकाउंट खुलवाना पड़ेगा? डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो डीमैट अकाउंट के लिए तुमको किसको पकड़ना पड़ेगा बेटा? तो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट को, यानी कि ब्रोकर को पकड़ना पड़ेगा अपना डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए। तो तुमने एसबीआई को या एचडीएफसी का या जीरोधा को, जैसा तुम्हारा मर्जी है ना, टोटली तुम पे डिपेंड करता है, उसको पकड़ लिए। अब वहां पे जाकर के तुमने क्या खुलवा लिया? तो डीमैट अकाउंट खुलवा लिया। सिंपल सा बात, वो डीमैट अकाउंट जो तुम्हारा खोलेगा वो दो जगह पे खोलेगा, दो जगह पे, एनएसडीएल, सीडीएसएल। यानी कि भारतीय शेयर बाजार में दो डिपोजिटरी है, एनएसडीएल और सीडीएसएल। जितनी भी शेयर्स हैं, जैसे मान के चलो एचडीएफसी या मान लो इंडियन ऑयल, है ना, इंडियन ऑयल ने अपना शेयर कहां डिपॉजिट करवा रखा है? डिपॉजिटरी में। और तुम्हारा अकाउंट कहां ये ब्रोकर खोलता है? डिपॉजिटरी में। तो जाए भाई साहब, आपका अकाउंट भी यहां है और डिपॉजिटरी में कंपनी का शेयर भी जमा हो रहा है, तो तुम कहां से परचेस करोगे? डिपॉजिटरी से। सिंपल सा बात है, मतलब ब्रोकर तुमको वहां तक पहुंचा दिया जहां पे शेयर कंपनी का जमा है। अब तुम वहां से आराम से परचेज कर सकते हो, जो भी तुम्हारा अवेलेबल शेयर है उसमें से कुछ पार्ट, या तुम्हारा जितना क्षमता है, कैपेसिटी है परचेजिंग का, राइट। अब ये हो गया डिपॉजिटरी, यहीं से तुम्हारा शेयर खरीद बिक्री होगा। और ये डिपॉजिटरी को कौन देखता है भाई साहब? तो वो देखता है वॉच बुल, बुल डॉग दो छोड़ रखा है किसने? सेबी ने, जिसको नाम है स्टॉक एक्सचेंज, जिसका नाम है एनएससी और बीएससी, राइट। और ये सब को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? तो सेबी करता है। सिंपल सा बात, कि आपके साथ किसी भी तरीके का फ्रॉड ना हो जाए, कंपनी कहीं अपना मतलब समझ लो कि इंटरनल ट्रेडिंग ना कर दे, गलत ना कर दे किसी के साथ फ्रॉड ना हो, तुम्हारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम, हर एक चीज को करने का काम सेबी करती है। क्योंकि सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है, किस चीज का? तो शेयर बाजार का। हमारे भारत में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो रेगुलेटरी बॉडी है किसका? तो शेयर बाजार का, याद रखना है, ठीक है। तो ट्रेडिंग, अगर तुम्हारा प्रोसीजर एग्जाम में आता है कि क्या डिस्कस करो प्रोसेस को ट्रेडिंग का, तो क्या लिखोगे? सेलेक्ट करना है ब्रोकर को, डीमैट अकाउंट खुलवाना है, ऑर्डर प्लेस करना है भाई साहब। ऑर्डर प्लेस करना समझ लो कि 100 रुपया का भी कोई शेयर है, तुम चाहते हो कि 90 रुपया में आएगा तब हम परचेस करेंगे, यानी 10 रुपया और वैल्यू गिरेगा तब, तो तुम ऑर्डर प्लेस करके छोड़ दो। मान लो गिर गया वैल्यू, तुमको मिल गया, तो उसको क्या बोला जाता है? एग्जीक्यूट हो गया ऑर्डर, और सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन उसके दूसरे दिन तुम्हारे पोर्टफोलियो पे दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं सर, यही पूरा का पूरा इसका रूल रेगुलेशन और हर चीज है। मैंने आपको अच्छे से सारा चीज को पढ़ा दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस टॉपिक के साथ मिलूंगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और ये चैप्टर हो जाएगा बिल्कुल समाप्त। तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, कीप स्टडिंग, गुड बाय।